Hello, dear students. This is your first lecture of the course PEE 102A, which is titled as Fundamentals of Electrical Engineering. I am your instructor, Mohammad Umar Rahman. I am a teacher in the Electrical Engineering section at University Polytechnic AMU. So, this is the content of your unit number 1. We will have a brief review of topics that you have already studied in high school physics, like voltage, current, resistance, series and parallel connections, temperature coefficient of resistance, Ohm's law, power and energy. From here onwards, from Kirchhoff's laws onwards, some new things we will cover. Okay, and then we will solve some basic problems, numerical problems, and then we will move on to magnetism and its effects. What are the various laws of magnetic forces? These are all basic high school physics things. Okay, and then finally we will finish this unit. So before studying this course on electrical engineering, it should come to your mind that you are a mechanical engineering student and you will all become mechanical engineers successful in your own field. Uh, but why do you need to study electrical engineering? This figure is just a small illustration that uh, electrical engineering encompasses all aspects of human life. Okay, this is written here that electricity is a basic necessity. Okay, and we cannot imagine our lives without electricity. Okay, so what is electrical engineering? Electrical engineering is the study of generation, transmission, distribution, and efficient utilization of electrical energy. By the word efficient, we means if we are supplying energy, say 100%, so you should be able to utilize more and more of the supplied energy and waste less. Okay. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. ओके, हम आज के टाइम में कोई भी ऐसी फील्ड नहीं सोच सकते हैं, कोई भी ऐसा अप्लायंस या मशीन हम ऐसी नहीं सोच सकते हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल जाए आपकी. As a mechanical engineer, you will be using various machinery and equipments that operate on principles of electrical engineering. Motors होगी. Motors are the most common machine that you are going to use. और मोटर्स की बेसिस पर आप बहुत सारी ऐसी मशीनरी को यूज करेंगे जिनमें अंडरलाइंग प्रिंसिपल, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो इलेक्ट्रिकल. ठीक है, अब बात करते हैं. अब जस्ट इट्स जस्ट अ रिव्यू. व्हाट आर वेरियस क्वांटिटीज इन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, फर्स्ट वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्ज. वी नो कि हर एटम, हर मैटर जो है, ऑल मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स. ओके, और एटम किससे बने होते हैं? प्रोटॉन से, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन से, जीरो चार्ज. ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में. और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और इनका होता है नेगेटिव चार्ज. नॉर्मली एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए उससे बनने वाला मैटर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, चार्ज इज ऑल्सो अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास. जैसे मास एक प्रॉपर्टी है कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मास और हैज सम मास. इसी तरीके से मैटर के पास चार्ज भी होता है, बट नॉर्मली मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, अगर किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएं तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ये सबको मालूम है. ठीक है,
इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी सबको मालूम है, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये हमने ऐसे ही जस्ट आपको एक एटम की फिगर हमने एक यहाँ पर दिखा दी। नेक्स्ट आते हैं वोल्टेज पर। जब हम चार्ज को मूव करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, और बाय द वर्च्यू ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं कि हर चार्ज का अपना कुछ पोटेंशियल होता है। तो इस फिगर में हमने इलस्ट्रेट कर रखा है और बता रखा है दैट पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, और अगर हम जनरली ये कहा जाता है कि अगर हम मूव करा रहे हैं किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, थ्योरेटिकली कहा जाता है कि इन्फिनिटी से अगर हम उसे मूव करा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमने दूसरा चार्ज कोई मूव कराया तो उसके पास, एक चार्ज के पास तो यहां पर कुछ पोटेंशियल था, यहां पर कुछ पोटेंशियल था एक चार्ज के पास। ओके, अब यहां दूसरे चार्ज के पास भी कुछ पोटेंशियल है, लेकिन इन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या सिंपल टर्म्स में वोल्टेज भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? द वोल्टेज और द पोटेंशियल इज वर्क डन पर चार्ज। ओके, तो यूनिट हो जाएगी इसकी जूल्स पर कूलम या वोल्ट्स, ऐसा यूनिट इज वोल्ट्स। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल वैल्यूज एट 2 पॉइंट्स। ओके, तो उसका लिखने का क्या तरीका है? अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए, ये मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, तो वी ए बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी। ओके, नेक्स्ट आते हैं करंट पर। अगर हम किसी कंडक्टर के एंड पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, then the electrons will move in a definite path, otherwise electrons are moving randomly in a conductor. Okay, so electrons will move from lower potential, this is the lower potential, नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये लोअर पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पर है। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे। ठीक है, और करंट का क्या डायरेक्शन लिया जाता है? करंट का डायरेक्शन लिया जाता है अपोजिट टू दैट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो करंट का क्या मतलब होता है? बेसिकली इट इज द फ्लो। ओके, वाटर करंट भी होता है इसी तरीके से, अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो हम उसे वाटर करंट कहेंगे, बट यहाँ क्या फ्लो हो रहा है? चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अलोंग ए डेफिनेट पाथ ड्यू टू मेंटेनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अलोंग द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स और अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम ये मान रहे हैं कि प्रोटॉन्स के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा, मगर आपको मालूम है कि प्रोटॉन्स तो मूव करते नहीं है। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, और उनको क्या क्या चीज बाइंड करे रखती है न्यूक्लियस में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना, तो इसलिए प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, मूव क्या कर सकते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, in a circuit current will flow from positive terminal to the negative terminal of a battery. चार्ज की करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एंड यूनिट एम्पियर्स विच इज कूलम्स पर सेकेंड। ओके, कूलम्स पर सेकेंड, ऐसा यूनिट हो गई इसकी एम्पियर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं रेजिस्टेंस। ये भी सबको मालूम है कि जब आपका जो है करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से तो उसको कुछ रेजिस्टेंस मिलता है जिसकी वजह से हीट डेवलप होती है कंडक्टर में। ठीक है,
तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which offers opposition to the flow of electric current. Okay, the moving electrons collide with atoms or molecules of the substance, and each collision results in liberation of heat. यानी जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी कंडक्टर में, यहां पर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये, ठीक है, तो यहां पर और जो पार्टिकल्स हैं और जो एटम्स हैं ये उनसे टकराते हैं, ठीक है, ये कोलिजन हो गया, इनका टकराना हो गया। इसकी वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, और क्योंकि स्मूथ मूवमेंट नहीं हो पाता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसी की वजह से जो कंडक्टर होता है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ओके, दिस इज अ कंडक्टर, और उसकी कुछ लेंथ है, ओके, और अगर हम वायर, बेसिकली दिस इज वायर, ओके, और अगर हम उसको बहुत बड़ा करके जूम करके देखें तो हमें सामने क्या क्या नजर आएगा? एक सर्किल नजर आएगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमें रेडियस मालूम हो तो पाई आर स्क्वायर से इसका हम एरिया मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मेटेलिक वायर है, ठीक है, उसका पीस है जिसकी कुछ लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, और सिंबल के फॉर्म में हम रेजिस्टेंस को इस तरीके से बनाते हैं। सो व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स? ओके, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन length of the conductor inversely proportional to the area of cross section of the conductor, nature of the material, किस मटेरियल का आपने कंडक्टर बनाया, कॉपर का बनाया, एल्यूमिनियम का बनाया, ठीक है, टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस पर असर पड़ता है, ओके। अब अगर हम इन दो प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन कर लें तो हमें क्या मिलेगा? हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? R इज इक्वल टू रो L बाई ए, इसको रो कहते हैं, ठीक है ना, आपको मालूम है ये बात सब, RHO, रो, ओके। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, या इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, इट इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट इसकी हो गई ओम मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ओके, सबको मालूम है ये बात। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पर। ये क्या चीज होती है सब? रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस भी किसी मटेरियल का चेंज होगा। The resistance of pure metallic conductor increases with an increase in temperature and decreases with a decrease in temperature. यानी अगर हम किसी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाना चाहें, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, ओके, तो जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के कम हो जाने से, ओके। द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, कैसे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, वो हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। आपको मालूम है कि केल्विन जो है वो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, या फिर अगर हम नॉन एसआई यूनिट लें, जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन
और पर डिग्री सेल्सियस एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस एट द बेस टेम्परेचर कंसिडर्ड। यानी आपने किसी पॉइंट पर टेम्परेचर मेजर करना या चेंज करना शुरू किया, उस पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस था मटेरियल का उसको हम कह रहे हैं बेस टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड इट्स सिंबल इज अल्फा, ये सिंबल होता है। देखते हैं अभी इसको कैसे करना है आगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और कोई मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस है R1 एट टेम्परेचर θ1। ये कैपिटल थीटा है, आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में बनाते आए हैं वो इस तरीके का बनाते आए हैं। इसको बनाने का तरीका यह है कि एक बड़ा सा O बनाएंगे और उसके अंदर H बना देंगे। दिस इज कैपिटल थीटा, ओके, ठीक है। और अल्फा 1 टेम्परेचर कोएफिशिएंट है रेजिस्टेंस का इसी टेम्परेचर पर। मान लीजिए आप θ1 से θ2 की तरफ टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो θ2 पर रेजिस्टेंस हो जाता है R2 और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है अल्फा 2। बाय डेफिनेशन अल्फा क्या होता है? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। अभी हमने पिछली स्लाइड में इसको देखा, चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस एट द बेस टेम्परेचर कंसिडर, ठीक है। आगे आते हैं, तो चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? R2 माइनस R1। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? θ2 माइनस θ1। वो हमने यहां न्यूमरेटर में लिख दिया। और अगर हम बेस टेम्परेचर R1 मान रहे हैं तो हम इसको कह देंगे, यहां पर बेस टेम्परेचर में यहां पर हम R1 लिख देंगे अगर हम इनिशियल टेम्परेचर R1 मान रहे हैं, ओके। और क्योंकि यहां पर हम फर्स्ट कंडीशन मान रहे हैं, बेस टेम्परेचर हम θ1 मान रहे हैं, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा आपका अल्फा 1। और अगर आप R2 को बेस टेम्परेचर बेस रेजिस्टेंस मान रहे हैं, रेजिस्टेंस एट बेस टेम्परेचर, या θ2 को आप बेस टेम्परेचर मान रहे हैं, तो उसकी वजह से यहां पर 2 होने की वजह से यहां पर भी 2 आ जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर, इट इज वेरी सिंपल। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को, ऊपर ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें दूसरे तरीके से, इस वाली इक्वेशन को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? R2 को हमें लिखना है बेसिकली, ओके। तो हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं दैट R2 विल कम आउट टू बी R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू θ2 माइनस θ। वेरी इजी टू राइट दिस थिंग फ्रॉम दिस थिंग, ओके। जो इक्वेशन हमारे पास थी ये वाली इक्वेशन, ओके, दिस इक्वेशन, यहां से हमें R2 के लिए सॉल्व करना है। वेरी इजी टू सॉल्व, ओके, ठीक है। जस्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई और R2 की टर्म्स एक जगह लेनी है और बाकी सारी R1 की टर्म्स दूसरी जगह लेनी है। तो हमें किस तरीके का एक्सप्रेशन हमें हासिल होगा? हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन हासिल होगा। वेरी इजी। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, या हो सकता है हम आपको कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर दे क्लास में, ठीक है। बेस टेम्परेचर को जनरली हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, यानी θ1 की वैल्यू जो है θ1, इसको हम जनरली 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबको मालूम है, अगर एंड टू एंड आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरीके से, तो दैट बिकम्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर दोनों एंड्स बहुत सारे रेजिस्टेंस के हम एक साथ कनेक्ट कर दें तो दैट बिकम्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबको मालूम है कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो सिंपली यू ऐड द वैल्यूज टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और पैरेलल में करने के लिए आपको रेसिप्रोकल का सम लेना होता है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि अगर
हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो तो डायरेक्टली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, प्रोडक्ट अपॉन सम, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ओम्स लॉ पर। ठीक है, ओम्स लॉ क्या करती है, ये जो अभी हमने तीन बेसिक क्वांटिटीज हमने पढ़ी, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों को कंबाइन करती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों से अगर हम पूछें कि भाई ओम्स लॉ क्या है तो सिंपली कह देंगे V इक्वल टू आई आर। नहीं, ये ओम्स लॉ नहीं, दिस इज नॉट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का पहले फिजिकल स्टेटमेंट आप दीजिए, फिर वहां से हम ये मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी। ठीक है, कभी भी आपसे कोई लॉ पूछी जाए तो जस्ट डू नॉट गिव द इक्वेशन। ठीक है, वो उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, मैथमेटिकल फॉर्म है, वो स्टेटमेंट नहीं है। या अगर आपसे कहा जाए न्यूटन सेकंड लॉ, तो बहुत सारे लोग कह देंगे F इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। नहीं, ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, इसका कुछ स्टेटमेंट है, वहां से ये लॉ प्रूव की जाती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस तरीके से ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, एंड ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां पर हमने कुछ वोल्टेज यहां पर हमने दे दी। ओके, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, बट करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, नॉट द अदर वे अराउंड। बहुत से लोग कहते हैं कि दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। नहीं, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए कि जो भी चीज हो रही है उसमें पहले कुछ उसकी वजह होगी, फिर वो होगी। जिसे हम कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो यानी कोई चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे उसकी वजह है, तो यानी पहले वो वजह आई, उसके बाद वो चीज हुई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस एंड देन यू विल ऑब्जर्व द लाइट इन द डे। ठीक है, सनराइज हुआ, सूर्योदय हुआ, ठीक है, तुलू हुआ, उसके बाद उजाला हुआ दिन में। और इसी तरीके से एट द ऑनसेट ऑफ द इवनिंग क्या हुआ, सनसेट हुआ, सूर्यास्त हुआ, गुरूब हुआ सूरज का, और उसके बाद अंधेरा हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप पहले वोल्टेज लगा रहे हैं, तब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ना कि पहले करंट फ्लो हो रहा है और बाद में आप वोल्टेज लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। तो इसको आप इस तरीके से ध्यान में रखें कि हमें क्या इस चीज पर ध्यान देना है, कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज क्या है, करंट फ्लो होने का वोल्टेज। ठीक है, और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है करंट। तो इफेक्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉज। ओके, इफेक्ट इफेक्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉज। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमने क्या कहा, इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू कॉज। तो इफेक्ट क्या है, यहां पे करंट है, तो इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू कॉज। बार बार इस बात को मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं ताकि आपकी ये बात दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आई इज प्रोपोर्शनल टू पी। ओके, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है 1/r। ओके, एंड देन योर इक्वेशन बिकम्स ऑफ द फॉर्म V इज इक्वल टू आई आर। तो ये आपकी ओम्स लॉ बन गई। ठीक है, अगर हम ग्राफ इसके बीच में बनाएं, वोल्टेज और करंट के बीच में, इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ, तो पहले y एक्सिस पर, x एक्सिस पर क्या आना चाहिए, x एक्सिस पर कॉज आना चाहिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको मालूम है x आता है और y आता है जब आप ग्राफ बनाते हैं,
बट x क्या होता है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप x को चेंज कर रहे हैं तब आप y में चेंज देख रहे हैं। तो x एक्सिस पर क्या आएगा, वोल्टेज, y एक्सिस पर क्या आएगा, करंट। when voltage is zero when voltage is zero current will also be zero, इस इक्वेशन से देखिए। एंड when voltage rises current will also rise। ठीक है, तो यहां पर आपकी अगर हम ग्राफ बनाना चाहें इस तरीके से आपका ग्राफ, ठीक है ना, जीरो से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप m। यहां पर इसकी स्लोप क्या है, अगर हम i को यहां पर ले रहे हैं, i को हम y की जगह ले रहे हैं और v की जगह हम x ले रहे हैं, तो स्लोप क्या है, 1/r। द स्लोप इज 1/, आई होप इट इज क्लियर। ओम्स लॉ का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, या चलिए पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, अगर आप वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, सबको मालूम है अगर कोई कैपेसिटी, अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क, देन दैट कैपेसिटी इज नोन एज एनर्जी। अब अगर वही ऑब्जेक्ट या वही बॉडी इलेक्ट्रिकल वर्क करे इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, तो देन दैट एनर्जी विल बी नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको मालूम है एनर्जीज बहुत सारी फॉर्म्स में होती हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है। क्या है डेफिनेशन, द टोटल वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो जब चार्जेस मूव करते हैं तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है तो इसका मतलब उस सर्किट में कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, सबको मालूम है, पावर इनटू टाइम। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, V इनटू I, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला I²RT। अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है करंट, तो उसके अक्रॉस पावर कितनी डेवलप होगी या पावर कितनी कंज्यूम होगी, I²R। या अगर आप वोल्टेज के टर्म्स में लिखना चाहें तो V²/R। all these three equations are equivalent। okay, हमें यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि हम पावर का क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर हम पावर का फॉर्मूला वॉट यूज कर रहे हैं, वॉट या पावर की यूनिट, और टाइम की यूनिट हम सेकंड यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या बन जाएगी, वॉट सेकंड। ठीक है, ऑब्वियसली दैट बिकम्स जूल। ओके, तो क्या है भाई, नेक्स्ट बात क्या कहा इस पॉइंट में, इट मे बी नोटेड दैट द फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी can be readily derived by multiplying the electric power by time t, which is the time for the current for which the current flows in the circuit। यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, सबको मालूम है, जूल है। ठीक है, ऐसा यूनिट जूल है। ठीक है, सिंबल J। और कमर्शियल यूनिट क्या है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का घर में बिल आता है, वो यूनिट क्या है, सबको मालूम है, किलोवाट आवर। ओके, ध्यान देना है यहाँ पे कि किलोवाट में किलो का K छोटा, W का W बड़ा और आवर का H छोटा, वॉट का W बड़ा, H छोटा। ठीक है, सबको मालूम है व्हाट इज द कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग कमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट। एवरीबॉडी नोज कि 1 किलोवाट आवर, इसको कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं और समटाइम्स इसको हम 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 यूनिट सिंपली, आप लोगों ने सबसे अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा,
तो उसमें रीडिंग होती है वो यूनिट्स में होती है. दैट यूनिट इज नथिंग बट द किलोवाट. ओके, तो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट आपने खर्च करी या 10 यूनिट्स आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे खर्च करी, तो बेसिकली आपने इतनी एनर्जी 3.6 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁷ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. इतनी आपने एनर्जी जूल्स में आपने कंज्यूम कर ली. ठीक है, सो आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर. अच्छा हाँ, अभी हमें पावर की बात हमें करनी थी, तो पावर की बात और कर लेते हैं हम. व्हाट इज पावर? पावर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क. तो क्या करेंगे, सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे टाइम से, दैट बिकम्स योर इलेक्ट्रिकल पावर. ओके, तो अब क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इंटू करंट या करंट स्क्वायर इंटू आर. आर क्या है, रेजिस्टेंस है किसी भी अप्लायंस का जो हमने सर्किट में लगा रखा है, कनेक्ट कर रखा है. या दूसरा फॉर्मूला एक और, वी स्क्वायर बाई आर. एसआई यूनिट सबको मालूम है, वॉट्स. या फिर दूसरी यूनिट, और इसके अलावा एक और कौन सी यूनिट ब्रिटिश यूनिट यूज होती है, हॉर्स पावर. और हॉर्स पावर और वॉट्स में क्या कन्वर्जन है, 746. इसके अलावा कुछ लार्जर यूनिट है, अगर ज्यादा पावर है तो हम किलोवाट यूज करते हैं. ध्यान देंगे किलो का के छोटा है, वॉट का डब्ल्यू बड़ा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग कहीं पर लिख दें कैपिटल के कैपिटल डब्ल्यू, नहीं ऐसे नहीं चलेगा. या स्मॉल एम बना दें, नहीं ऐसे भी नहीं चलेगा, दैट बिकम्स मिली वॉट. मिली वॉट इज नथिंग, बहुत स्मॉल पावर है. ठीक है, मेगावाट अगर ज्यादा पावर की हम बात कर रहे हैं तो किलो वॉट कितना, 1000 वॉट. और मेगावाट कितना, 10⁻⁶ वॉट. ठीक है, अब अगली क्लास में आने से पहले आपको लेक्चर 2 का वीडियो देखने से पहले आपको ये देखना है, एक मैंने यहां पर आपको लिंक दिया है, इसको देखना है. यहां मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूं. ठीक है, सब लोगों ने आई होप ये नाम सुना होगा, खान एकेडमी का. और इसमें सर्किट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम देखते हैं. सर्किट, पहली बात तो क्या है, सर्किट किसको कहते हैं, कि जो पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का उसको हम सर्किट कहते हैं. सिंपल बात. ठीक है, सर्किट में क्या क्या होता है, एक सोर्स होगा, फॉर एग्जांपल एक बैटरी हो सकती है, स्विच हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है. ठीक है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो दैट बिकम्स अ क्लोज सर्किट. ओके, अगर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, कहीं से वायर ब्रेक हो गया, दैट बिकम्स एन ओपन सर्किट. ठीक है, यहां मैं आप लोग को ब्रीफली बता दे रहा हूं, बट यू हैव टू सी दिस योरसेल्फ, व्हाट आर द वेरियस टर्म्स इन ए सर्किट. ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं सर्किट में, रेजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, ये सब कंपोनेंट्स हैं. बैटरी हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा हमें जो मेन फोकस करना है वो इस पर करना है, नोड पर. व्हाट इज अ नोड? बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे कंपोनेंट्स आके एक पॉइंट पर जुड़ गए, उस पॉइंट को हमने कह दिया नोड. ओके, फिर ब्रांच की बात अगर हम करें, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, या आपको कर ये जैसे ये जो सर्किट, ये जो डॉट नजर आ रहा है, दिस इज अ नोड. आई होप दिस इज क्लियर, बट दिस वन इज सेम, क्योंकि देखिए यहां पर ये चीज सेम है, ये सेम पोटेंशियल पर है, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन यहां पर ये सेम नोड है, ये अलग नोड है. ठीक है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्विज ऑल्सो. ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम ब्रांचेस की. व्हाट इज अ ब्रांच? ओके, तो एक एलिमेंट को जहां पर आपने कनेक्ट कर दिया वो एक ब्रांच हो गई, या आप कह सकते हैं कि दो नोड्स के बीच में जो भी है वो ब्रांच है.
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नोड ये है, एक नोड ये है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लग रहा है, तो ये एक ब्रांच हो गई। इसी तरीके से एक नोड ये है, एक नोड ये है, इसके बीच में ये रेजिस्टेंस लग रहा है, ये एक ब्रांच हो गई। तो नोड्स और ब्रांचेस, इसके बारे में आप लोगों को देखना है, ठीक है, अगली क्लास से पहले या अगले वीडियो लेक्चर से पहले। अदरवाइज अगली क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा किरचॉफ्स लॉज, वो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। मैं दोबारा रिव्यू करूंगा, बट आई होप that every student will see this link and try to understand the various terms in circuit analysis. Thank you.